हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमलैंकर्स। मैं अब जो है ना अपना जो विदाउट फेस ही लेक्चर रिकॉर्ड कर दे रही हूँ, जिससे कि आपको कंटेंट मिल जाए एटलीस्ट और आपकी एग्जाम अच्छे जाएं। ठीक है, तो आज हम कवर करने वाले हैं पॉलीमर एंड प्लास्टिक। पॉलीमर एंड प्लास्टिक्स। ओके, देखिए इसका जो डिटेल लेक्चर है, अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है साइट पे। ठीक है, लेकिन अगर आपको नोट्स चाहिए कि हाँ मुझे नोट्स चाहिए शॉर्ट में और कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे मैं उसको दिमाग में रख सकूं, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलीमर और प्लास्टिक में, ये दोनों जो टॉपिक है ना ये कनेक्टेड हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक्स हैं वो भी एक टाइप के पॉलीमर ही हैं। ठीक है, तो हम पॉलीमर पढ़ेंगे। जब आप पॉलीमर के एप्लीकेशन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, तो उसमें प्लास्टिक अपने आप आते जाएंगे। ठीक है, तो हम पॉलीमर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि पॉलीमर है क्या। पॉलीमर क्या है? पॉलीमर दो टर्म से मिलके बना है, पॉली और मर्स। ठीक है, पॉली और मर्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब जब बहुत सारे मर्स मतलब पार्ट्स या छोटे छोटे यूनिट्स मिल जाते हैं और मिलने के बाद एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसे बोलते हैं पॉलीमर। मतलब जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो एक साथ कनेक्ट होने वाले हैं उन्हें बोला हमने मोनोमर, और ये कनेक्ट होके जो एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे वो है आपका पॉलीमर। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो गई? पॉलीमर इज ए लार्ज मॉलिक्यूल composed of many repeating structural units। many repeating, ठीक है, मतलब ये रिपीट होते चले जाएंगे और उन्हें क्या कहते हैं? मोनोमर्स। अब ये लिंक कैसे होंगे मोनोमर? मोनोमर आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपके में ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है जिसमें ये पॉलीमर बन रहे होते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया पॉलीमर का। अब पॉलीमर की अगर हम बात करें तो इसके क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन मैं साथ साथ कुछ कुछ क्वेश्चन बता दूंगी, लेकिन अभी तो बस सिंपल यही है कि पॉलीमर क्या है और पॉलीमराइजेशन क्या होता है। ये केवल इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग में वो क्या पूछ सकता है कि इसके टाइप्स क्या है, एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब पॉलीमर को आपने डिफाइन तो कर लिया, पॉलीमर के टाइप क्या क्या होंगे ये डिपेंड करेगा कि आपका जो पॉलीमर है वो आपको कैसे मिल रहा है। मान लीजिए आपका पॉलीमर आपको नेचर के थ्रू ही मिल गया, मतलब नेचुरली अवेलेबल सोर्सेज से ही मिल गया, तो वो हो गया आपका नेचुरल पॉलीमर। लेकिन अगर पॉलीमर को आपने कंप्लीटली सिंथेसाइज किया, मतलब बिल्कुल बनाया है, सिंथेटिक तरीके से उसको प्रिपेयर किया है, तो वो हो गया आपका सिंथेटिक पॉलीमर। एक और कैटेगरी आती है इन दोनों के बीच की कैटेगरी, मतलब आप किसी नेचुरल पॉलीमर को उठाइए, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कीजिए, मतलब नेचुरल पॉलीमर आपने उठाया, कुछ मॉडिफिकेशन किया, और जो नया पॉलीमर बना वो है आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। राइट, तो नेचुरल पॉलीमर क्या है? नेचुरली अवेलेबल पॉलीमर। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे सबसे आसान एग्जाम्पल जो हम इसका लें वो है नेचुरल रबड़। नेचुरल रबड़ क्या होता है कि जो ट्रीज होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम रबड़ ट्रीज भी कहते हैं, क्या करते हैं कि उनमें एक प्रिसीजन लगा देते हैं। मतलब आपने वीडियो वगैरह में देखा होगा कि उन ट्री पे क्या करते हैं, एक ऐसे स्पाइरल टाइप से कट लगाते हैं, और कट लगाने के बाद वो नीचे यहाँ पे कोई जैसे कंटेनर या बाउल जो भी उनके पास होता है वो उसमें सेट कर देते हैं, पेड़ पे ही हैंग कर देते हैं। ठीक है, तो जो उसका व्हाइट कलर का लिक्विड होता है वो आता है राउंड 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 लेके उन कंटेनर में कलेक्ट होता चला जाता है। वो क्या करते हैं, उस लिक्विड को ले आते हैं साथ में, और बहुत ज्यादा लिक्विड कलेक्ट होने के बाद उसका कोएगुलेशन करवा देते हैं। कोएगुलेशन मतलब अभी तो वो पतला पतला लिक्विड है, हमें उसे गाढ़ा करवाना है, मतलब एक टाइप से जैसे दही जमाते हैं ना, इस टाइप से उसको कोएगुलेट करवाना है। तो क्या करते हैं, उसमें केमिकल ऐड करने के बाद उसका कोएगुलेशन करवा देते हैं, और बाद में उसे ड्राई करके पतली पतली शीट में, मतलब कंप्रेस करके पतली सी शीट में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं नेचुरल रबड़। इसका मोनोमर यूनिट क्या होता है नेचुरल रबड़ का? इसका मोनोमर यूनिट है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइईन। अब इसे याद कैसे रखोगे? सबसे पहले आपने क्या देखा यहाँ पे, 1,3 ब्यूटाडाइईन,
1 2 3, 1 2 3 4, कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन का क्या मतलब है? ब्यूटा। ठीक है। डाईइन का क्या मतलब है? डाई माने 2, इन माने डबल बॉन्ड। ओके। 1 3 मतलब पहले और तीसरे पोजीशन पे, मान लो 1 2 3 4, तो यहाँ पे और यहाँ पे ये हो गया आप क्या क्या 1 3 ब्यूटा डाई इन। ठीक है। और 2 मिथाइल, तो यहाँ पे आप एक CH3 भी लगा दो। तो ये आपका स्ट्रक्चर तैयार है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल 1 3 1 2 3 4 ब्यूटाडाइन। ठीक है। 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन। इसे ही आइसोपिरीन यूनिट भी कहते हैं, इसे कहते हैं आइसोपिरीन यूनिट। ठीक है। ये हो गया नेचुरल रबड़। दूसरा नेचुरल रबड़ जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है वो है क्या? आपके प्रोटीन्स। हमारी बॉडी में पाए जाने वाले जो प्रोटीन्स हैं वो भी एक टाइप का नेचुरल पॉलीमर ही है। ठीक है। और इनके अमीनो एसिड क्या, इनका मोनोमर यूनिट क्या होता है? अमीनो एसिड। जब बहुत सारे अमीनो एसिड कनेक्ट होते चले जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? पहले एक पेप्टाइड चेन बना लेते हैं। ये पेप्टाइड चेन क्या होती है? कॉइल होती चली जाती है, मतलब बॉन्डिंग के थ्रू क्या होता है? स्पाइरल या फिर क्या कहते हैं, एक टाइप से मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करती चली जाती है, तो प्रोटीन्स बन जाते हैं। और यही प्रोटीन्स जब बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाती हैं तो एंजाइम्स बन जाते हैं, है ना? तो ये भी क्या है? नेचुरल पॉलीमर है। नेक्स्ट स्टार्च, जिसकी मोनोमर यूनिट है ग्लूकोज, ये भी नेचुरल पॉलीमर है। और लास्ट आपका जो एग्जांपल मैंने दिया है उसमें है सेलुलोज। सेलुलोज आपने देखा होगा, पेपर वगैरह सब सेलुलोज है, उसका भी जो मोनोमर यूनिट है वो ग्लूकोज ही है। ये भी आपका नेचुरल पॉलीमर है। मतलब ये सारे पॉलीमर आपको नेचुरली मिलते हैं। हमारी बॉडी में पाए जाना प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज जो हमें ट्रीज में मिलता है, सब नेचुरली अवेलेबल है। ठीक। अगर आप सिंथेटिक पॉलीमर की बात करें तो आप इन्हें बना रहे हो तो मोनोमर यूनिट आप खुद सेलेक्ट करोगे कि हमें कौन सा पॉलीमर बनाना है। तो अगर हम मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर हम इथीन ले लें और बहुत सारी इथीन 1 2 3 कनेक्ट करते चले जाए, तो जो पॉलीमर बनेगा वो बनेगा पॉलीथीन, PE। ये आप बना रहे हो तो सिंथेटिक है, राइट। नाउ PVC, ये तो बहुत ही पॉपुलर है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आप कभी भी पाइप वगैरह लेने जाते हो, आप कोई भी मतलब ऐसा मटेरियल जो प्लास्टिक का हो लेकिन हार्ड प्लास्टिक हो, मतलब जनरली टेम्परेचर उस पर इफेक्ट ना डाले, तो आप कहते हो PVC मटेरियल चाहिए, है ना? हार्ड होता है ये काफी ज्यादा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? P स्टैंड्स फॉर पॉली, B स्टैंड्स फॉर विनाइल, C स्टैंड्स फॉर क्लोराइड। तो जब आपकी मोनोमर यूनिट पीवीसी हो, सॉरी मोनोमर यूनिट आपकी विनाइल क्लोराइड हो, क्या हो? बीसी हो, विनाइल क्लोराइड, और आप बहुत सारी विनाइल क्लोराइड जोड़ दें, तो जो बनेगा आपका पॉलीमर वो होगा पीवीसी। पॉली शब्द लग गया क्योंकि बहुत सारे मोनोमर यूनिट लग गए, पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है। अभी विनाइल क्लोराइड में कैसे याद रखूंगा? ठीक है, ये भी पॉइंट है। तो आपको इथाइलिन तो पता ही है, आपको इथिन तो पता ही है, अभी जस्ट बताया CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपने क्या करना है? एक H रिप्लेस कर देना है Cl से, एक H रिप्लेस कर देना है Cl से, तो CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, ये हो गया आपका मोनोमर ऑफ PVC। और ऐसे आप बहुत सारे मोनोमर जोड़ दोगे तो बन जाएगा आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट बहुत ही पॉपुलर सिंथेटिक पॉलीमर है बेकेलाइट। हमेशा पेपर में क्वेश्चन आता रहता है, इस बार भी आया था, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बेकेलाइट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी जो हम बात करने वाले हैं वो है इनके बीच का स्टेट, सेमी सिंथेटिक। अब सेमी सिंथेटिक में मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है? मॉडिफिकेशन करना है, किस में? नेचुरल में। तो मॉडिफिकेशन करो। मान लो हमने सेलुलोज लिया, सेलुलोज में क्या था? सेलुलोज की मोनोमर यूनिट थी ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होते हैं उनमें कौन से ग्रुप होते हैं? OH ग्रुप होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। तो अगर आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब ये OH ग्रुप को अगर आप रिप्लेस कर दें दिस OCOCH3 ग्रुप से, मतलब आप उसका एसिटाइलेशन करा दें, तो यहाँ पे क्या होगा? ये OH जो उसमें लिंकेज होंगे, इसका O डबल बॉन्ड अटैक करेगा। मान लो एनहाइड्राइड डाला आपने, एस्टिक एनहाइड्राइड डाल दिया उसमें इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये क्या करेगा? रिप्लेस हो जाएंगे, मतलब OH जो है वो एसिटाइलेटेड होते चले जाएंगे। अब नया पॉलीमर बन गया। अब वो सेलुलोज नहीं है,
बल्कि वो सेलुलोज एसीटेट है, ठीक है। और ये सेलुलोज एसीटेट जो है ये है आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलीमर के टाइप। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो आप देखेंगे कि जो पॉलीमर है इसका क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है कि इसमें किस टाइप का इसका ऑरिजिन है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, या फिर ये जब पॉलीमराइज हो रहा है तो ये किस टाइप से पॉलीमराइज हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमर, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के लिए इसको इसको क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस सोर्स ऑफ ऑरिजिन। मतलब ये पॉलीमर आपको कैसे मिला, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो हमें नेचर से मिल रहा है देन नेचुरल, अगर कंप्लीटली उसे बनाया जा रहा है देन सिंथेटिक, लेकिन अगर नेचुरल में ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जा रहा है देन सेमी सिंथेटिक, ठीक है। ये कवर हो चुका है। अब मान लो जो पॉलीमर बना तो उसमें हम चेन फोकस करेंगे। अगर वो क्या है कि सिंपल इस टाइप से एक लीनियर, मतलब जैसे कि अगर हम बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2 मोनोमर की, और ये जस्ट 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 कनेक्ट होते चले जाए लीनियर फैशन में, सिंपल, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका लीनियर पॉलीमर। अगर इस पॉलीमर में ब्रांचेज हो, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेती हूँ आपके सही अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान लो यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, तो वहां पे क्या होगा, ब्रांच आने लगेंगे, तो वो हो जाएगा ब्रांच पॉलीमर। अब अगर पॉलीमर में कनेक्शन होने लगे, मानो एक पॉलीमर एक और पॉलीमर चेन, और समहाउ ये पॉलीमर चेन कनेक्ट हो जाए वाया कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये हो जाएगा आपका क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक है, क्योंकि उनमें क्रॉस लिंकिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। आप ये क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। अब पॉलीमर जब बन रहा है, मतलब मोनोमर जब जुड़ रहे हैं, तो वो किस टाइप से जुड़ रहे हैं, उस बेसिस पे ये डिपेंड करेगा एडिशन पॉलीमर है या फिर कंडेंसेशन पॉलीमर है, ठीक है। नाउ लास्ट कि फोर्सेस किस टाइप के हैं आपके पॉलीमर में, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर फोर्सेस बहुत हाई हैं, क्रॉस लिंकिंग कनेक्शन है, तो वो थर्मोसेटिंग है। थोड़े कम फोर्सेस हैं, मतलब मैं ये डिटेल में आगे क्लियर करूंगी, थोड़े कम फोर्सेस हैं तो थर्मोप्लास्टिक है। और भी कम फोर्सेस है कि मतलब आपने जस्ट खींचा फोर्स टूट गए, जस्ट छोड़ दिया फोर्स जनरेट हो गए, मतलब इलास्टिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो वो इलास्टोमर्स है। और ये लास्ट है आपका फाइबर, जो थोड़ा स्पेशल क्लास ऑफ पॉलीमर है, ठीक है। तो इन्हें हम एक बार अच्छे से देखेंगे, जिसमें सोर्स ऑफ ऑरिजिन वाला सेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। ब्रांच और ये क्रॉस लिंकिंग साथ में आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन से ही आप समझ में आ रहा है कि आपको केवल मोनोमर को ऐड करना है। एडिशन पॉलीमराइजेशन को आप चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। मतलब मैं थोड़ा सा पॉइंटर का साइज कम करती हूँ, ठीक है। चेन ग्रोथ मतलब चेन का ग्रोथ हो रहा है, चेन का ग्रोथ हो रहा है और पॉलीमर बन रहा है। ऑब्वियस है, जब भी आप कोई भी मोनोमर को जोड़ेंगे, मान लो ये एक मोनोमर है, इसने आपने दूसरे मोनोमर से जोड़ा, फिर आपने एक और मोनोमर जोड़ा, एक और मोनोमर जोड़ा, तो ये यहाँ पे क्या हो रही, चेन जनरेट हो रही, और एक टाइप से चेन क्या है, इंक्रीज होती चली जा रही है। मतलब ये क्या है, आपके चेन का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो ये आपका चेन ग्रोथ पॉलीमर है, ठीक है। अब आप इसे एडिशन पॉलीमर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो कैटेगरी हैं, एक है एडिशन और एक है कंडेंसेशन। तो एडिशन जो है, इसमें क्या हो रहा है, सिंपल मोनोमर ऐड होंगे, कोई भी छोटा मॉलिक्यूल लाइक H2O HX कुछ भी रिमूव नहीं होगा, तो ये आपका एडिशन हो गया। वही अगर H2O रिमूव हो जाए, कोई स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए और फिर ये चेन जुड़े, तो वो हो जाएगा आपका कंडेंसेशन पॉलीमर। और नाम भी अलग अलग है, इसको आप चेन ग्रोथ बोल रहे हो, उसको आप बोलोगे चेन स्टेप पॉलीमराइजेशन। मतलब आपको पॉलीमर करने के लिए, चेन को बढ़ाने के लिए एक स्टेप करना पड़ेगा, और वो स्टेप क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हम आते हैं वापस एडिशन पॉलीमराइजेशन पे। एडिशन पॉलीमराइजेशन कब होगा, ये तभी होगा जब आपके मोनोमर में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो।
मतलब आपके मोनोमर में अनसैचुरेशन होना चाहिए। जब अनसैचुरेशन होगा तो क्या होगा, आपका जो मोनोमर है वो फ्री रेडिकल जनरेट कर लेगा, और फ्री रेडिकल एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे, कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल निकालने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। अब इसमें दो कैटेगरी जनरेट हो जाती है, होमो और को पॉलीमराइजेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपके जो मोनोमर जुड़ रहे हैं, अगर वो सारे मोनोमर सेम है, मतलब मैंने आपको दिया है इथाइलिन, मैंने आपको मान लो इथिन दी है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसी के n नंबर ऑफ मोनोमर दे दिए, दूसरा कोई मोनोमर हम आपको नहीं दे रहे, ठीक है। जब इसी के n नंबर ऑफ मोनोमर जुड़ेंगे और जुड़ते चले जाएंगे, तो यहाँ पे पॉलीमर जो बन रहा है उसमें एक ही टाइप का मोनोमर है, ये हो जाएगा आपका होमोपॉलीमर। लेकिन अगर हम आपको n नंबर ऑफ एक मोनोमर दे दें और m नंबर ऑफ दूसरा मोनोमर दे दें, और तब आपसे बोलें कि इन्हें कनेक्ट करके पॉलीमर बनाओ, तो ये आपके होंगे को पॉलीमराइजेशन। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर इसमें दिए रहेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ नॉट पॉलीमर मोनोमर। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दो लिए हैं, एक तो पॉलीथाइलिन बन गया जो जस्ट अभी आपको बताया, केवल CH2 डबल बॉन्ड CH2 की n मोनोमर यूनिट ले ली और पॉलीमर बना दिया। दूसरा एग्जाम्पल टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है कि आप जो अपने यूटेंसिल्स या ऐसे नॉन स्टिक बर्तन देखते हो ना किचन में, जिसपे कुछ भी मटेरियल चिपकता नहीं है, उन पर टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। तो टेफ्लॉन भी एक टाइप का पॉलीमर है जो ऐसी प्रॉपर्टी जनरेट करता है जिसपे आसानी से कोई भी चीज स्टिक नहीं हो, इसलिए इसकी कोटिंग कर दी जाती है कि हम नॉन स्टिक यूटेंसिल्स बना सकें। ठीक है, नाउ टेफ्लॉन क्या होता है, आप क्या करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपको याद है, ये बेस है, बेसिक है, आपको ये पता हो तो आप बहुत सारे मोनोमर पॉलीमर बना लोगे। आपने क्या करना है, H को रिप्लेस कर देना है F से, तो CF2 डबल बॉन्ड CF2। ठीक है, टेट्रा फ्लोरोइथीन, टेट्रा, टेट्रा माने चार, फ्लोरो माने F, तो 4 F हो गए, और 2 कार्बन है विद डबल बॉन्ड, तो इथीन, टेट्रा फ्लोरोइथीन आपका मोनोमर है, इसकी आपने n नंबर ऑफ यूनिट ले ली और आपका टेफ्लॉन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। कोपॉलीमराइजेशन में अब आपको क्या करना है, मोनोमर अलग अलग लेने हैं। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो दो आ जाते हैं वो है आपका बूना S और बूना N। ठीक है, ये देखिए बूना का जो Bu है ये होता है ब्यूटाडाइइन, ये होता है ब्यूटाडाइइन। Na होता है यहाँ पे सोडियम, सोडियम क्यों लिया जाता है, मेटल है, रेडिकल जनरेट करता है, मतलब रेडिकल पॉलीमराइजेशन अगर हो रहा हो, मैकेनिज्म अगर रेडिकल पाथवे फॉलो कर रही हो तो उसमें हेल्प करता है, उस पाथवे को जनरेट करवाता है। एस स्टैंड फॉर स्टाइरिन, स्टाइरिन क्या है, मोनोमर। तो यहाँ पे दो मोनोमर हो गए, एक ब्यूटाडाइइन और दूसरा स्टाइरिन। ठीक है, जब ये दो मोनोमर मिलेंगे विद प्रेजेंस ऑफ दिस सोडियम, तो आपका जो पॉलीमर बनेगा वो बूना एस होगा। बूना एन क्या है, केवल यहाँ पे एन आ गया है, और तो सब सेम ही है, मतलब एक मोनोमर आपका ब्यूटाडाइन, एन है आपका प्रेजेंट रहेगा, और एन है आपका एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल। यहाँ पे भी दो अलग अलग मोनोमर हो गए, तो यहाँ पे जो आपका पॉलीमर बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, कोपॉलीमराइजेशन। देख लेते हैं बूना एस और बूना एन। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, दिस इज Bu ब्यूटाडाइन, दिस इज स्टाइरिन। स्टाइरिन कैसे याद रखोगे, सिंपल है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 याद है, आपने क्या किया था, PBC बनाया था, बिनाइल क्लोराइड जब आपको चाहिए था तो आपने केवल क्लोरीन लगा दिया था H को रिप्लेस करके। अब आपको स्टाइरिन चाहिए तो H को रिप्लेस करके PH लगा दो, क्या लगा दो, PH, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हो गया आपका स्टाइरिन। ठीक है, इसमें कुछ भी याद करने वाला नहीं है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे होगी इसकी मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल पाथवे देखते हैं। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, रेडिकल जनरेट हो सकते हैं, तो डबल बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे रेडिकल बन गए, ऐसे ये वाले डबल बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे रेडिकल बन गए। ये जो ऑलरेडी बॉन्ड था, ये ऑलरेडी बॉन्ड था, ये यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो ये नया बॉन्ड यहाँ पे बना गया और दो नए रेडिकल यहाँ पे जनरेट हो गए। ठीक है, तो एक रेडिकल जनरेट हुआ,
एक और रेडिकल जनरेट हुआ और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ये बन गया आपका यूनिट। अब ये तो एक मोनोमर है, दूसरा मोनोमर आपका ये है स्टाइरिन, इसमें भी रेडिकल जनरेट हो गए, तो क्या हुआ, ये रेडिकल यहाँ पे कनेक्ट हो गए और मोनोमर यूनिट आपकी जुड़ती चली गई। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये फ्री फ्री पार्ट है। फ्री पार्ट मतलब और मोनोमर यूनिट से यहाँ से जुड़ता चला जाएगा। ये देखो फ्री पार्ट है, मतलब और मोनोमर यूनिट से यहाँ से जुड़ता चला जाएगा। एक पॉइंट जो मैं थोड़ा मेंशन करना चाहूंगी आपको, कि जब आप स्टाइरिन देख रहे हो, ये है स्टाइरिन, ये है स्टाइरिन, तो आप इससे भी जोड़ सकते थे, ये जोड़ छोड़ देते फ्री पार्ट, लेकिन ये फ्री पार्ट नहीं छूटेगा क्योंकि दिस इज मोर स्टेबल, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। देखो ये पोर्शन कनेक्ट हो गया और ये यहाँ पे फ्री पार्ट छूटा हुआ है क्योंकि ये मोर स्टेबल रेडिकल है। ठीक है, तो ये बन जाएगा बुना एन। स्टाइरिन रबर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होना है, सिंपल पीएच की जगह Cl लगाओ, तो CH2 डबल बॉन्ड CH Cn, ये हो गया एक्राइलोनाइट्राइल। और बिल्कुल पहले की तरह जो अभी पहले ऊपर बताया है, बिल्कुल उसी टाइप से यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। ये फ्री यूनिट बचेगी क्योंकि दिस इज स्टेबल, स्टेबल रेडिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम आपको आनी चाहिए। बाकी बहुत डिटेल में देखना है तो ऑलरेडी लेक्चर पड़े हुए हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हमें इसे जल्दी से जल्दी कवर करवाना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कंडेंसेशन एडिशन पॉलीमराइजेशन की। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मैंने आपको बता दिया है। इसमें क्या होता है, इसे स्टेप ग्रोथ बोलते हैं क्योंकि हमें ग्रोथ करवाने के लिए एक स्टेप करना पड़ता है। ठीक है, और वो होता है एलिमिनेशन, मतलब कोई स्मॉल मॉलिक्यूल का रिमूवल। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम पॉलीअमाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉली अमाइड। तो यहीं से समझ में आ रहा है पॉली माने बहुत सारी यूनिट बनेंगी और किसकी बनेंगी, अमाइड की। अमाइड क्या होता है, ये लिंकेज है, ये बीच का बॉन्ड है जो मोनोमर को जोड़ने के टाइम पे बनेगा। तो ये है आपका अमाइड लिंकेज। ये लिंकेज आप बहुत पॉपुलर और आपने जनरली देखा होगा प्रोटीन्स में। अगर आपको याद आ रहा हो तो आपके जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे मान लो R है जिससे डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड लगेंगे, यहाँ पे NH2, यहाँ पे COOH। ठीक है, मैं मान के चलती हूँ कि आपको पता है कि ये अमीनो एसिड है। R यहाँ पे चेंज होता जाएगा तो अमीनो एसिड का नाम भी चेंज होता जाएगा। तो जब भी आप इस अमीनो एसिड को लेंगे और कनेक्ट करेंगे तो आप देखते हैं, मैं यहाँ पे एक बार आपको देखो COOH, ठीक है, CHR NH2, COOH CHR NH2, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े होंगे और आपको क्या करना है, लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से इसका H ले लो, इसका OH ले लो, तो ये क्या हो गया, NH C डबल बॉन्ड O और माइनस H2O यहाँ से निकल गया, इसका H और इसका OH निकल के अमाइड लिंकेज का फॉर्मेशन कर लिया। तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है वाटर का, इसलिए ये जो पॉलीअमाइड बन रहे हैं दीज आर कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर एग्जाम्पल लेते हैं, नायलॉन 6,6। अभी तक हम बहुत सारा पॉलीमर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप नहीं ध्यान दे पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, हमने पॉलीइथाइलिन पढ़ लिया है, ठीक है, हमने पीवीसी पढ़ लिया है, हमने बूना एस पढ़ लिया है, हमने बूना एन पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं नायलॉन 6,6। ठीक है, देखते हैं क्या है नायलॉन 6,6। नायलॉन 6,6 इसके नाम से ही आपको आइडिया लग जाएगा। आइडिया क्या लगेगा, 6 कार्बन 6 कार्बन, मतलब जो दो मोनोमर हम लेने वाले हैं दोनों में 6 कार्बन है। पहला इसका मोनोमर है एडिपिक एसिड। क्या है, एडिपिक एसिड। ये है आपका एडिपिक एसिड जिसमें दो होंगे COOH। ठीक है, टोटल 6 कार्बन करने हैं, 2 कार्बन हमें इनसे मिलेंगे तो बचे हुए 4 कार्बन हमें किससे मिलेंगे, CH2 से। तो COOH CH2 4 टाइम्स COOH, दिस इज एडिपिक एसिड। ठीक है, दूसरा 6 आया, फिर से हमें एक मोनोमर चाहिए और वो है आपका हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। नाम से समझ में आ रहा है, दो NH2 होंगे, डाइअमीन लिखा है,
हेक्सामिथाइलिन मतलब 6 होंगे CH2, तभी तो 6 कार्बन होंगे ना टोटल। तो देखो NH2, फिर उधर NH2 और बीच में 6 CH2। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आपको फंक्शनल ग्रुप हमेशा कॉर्नर पे ही लगाने पड़ेंगे। जब आप उन्हें कॉर्नर पे रखेंगे तभी वो आने वाले मोनोमर से कनेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो एडिपिक एसिड, हेक्सामिथाइलिन डाइमीन, जब ये लिंक होंगे इसका OH, इसका H2O निकाल के अमाइड लिंकेज बनाते चले जाएंगे और इस टाइप से आपको नायलॉन 6 मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है आपका, दूसरा एग्जांपल है आपका जिसमें आप मोनोमर यूनिट लेंगे कैप्रोलैक्टम। ये आपका क्या है, नाइलॉन 6। अंतर है दोनों में, ऊपर आप पढ़ रहे हो नाइलॉन 6 मतलब दो अलग अलग मोनोमर, दोनों में 6 कार्बन, एक है एडिपिक एसिड, एक है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। दूसरा आप पढ़ रहे हो नाइलॉन 6, दिस इज एनोमर एनोदर पॉलीमर। ठीक है, इसकी मोनोमर यूनिट होती है कैप्रोलैक्टम। क्या होती है, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम जो होते हैं वो साइक्लिक अमाइड होते हैं, साइक्लिक मतलब रिंग टाइप से अमाइड जो होते हैं, लिंकेजेस में अमाइड ही होगा लेकिन एक साइक्लिक फॉर्म में होगा। ठीक है, जैसे यहां देखिए कैप्रोलैक्टम, आप बना रहे हो नाइलॉन 6, तो आपको क्लियर है कि 6 कार्बन हमें चाहिए, 6 से हमें वो पता चल गया। तो 6 कार्बन अगर आपको चाहिए और जिसमें एक अमाइड लिंकेज है, ठीक है, तो ये देखिए अमाइड लिंकेज है CuNH2 और 1 2 3 4 5, 5 कार्बन और ले लो, एक कार्बन हमें CO से मिलेगा, टोटल 6 कार्बन हो गए। तो आप क्या करेंगे, एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसको जोड़ेंगे नहीं। आप कैसे 6 मेंबर्ड बनाते हो, आप इस चीज को जोड़ देते हो, आपको जोड़ना नहीं है, उसको ओपन रखना है, ओपन रख के कनेक्ट कर देना है। तो ये 7 मेंबर्ड रिंग बन गई, कैसी, 7 मेंबर्ड। अब आपको क्या करना है, एक पोजीशन पे लगा देना है NH, एक पोजीशन पे लगा देना है CO, अमाइड ग्रुप बन गया, अमाइड ग्रुप बन गया और ये आपका कैप्रोलैक्टम रेडी है। एक साइक्लिक अमाइड है। आप इसकी जब n नंबर ऑफ मोनोमर लेंगे और आप इसे क्या करेंगे, टेम्परेचर देके हीट कर देंगे, तो ये रिंग ओपन हो जाएगी। रिंग जब ओपन हो जाएगी तो आपका बन जाएगा नायलॉन 6। ठीक है, तो हमने एक और पॉलीमर पढ़ लिया, वो है नायलॉन 6। इनके एप्लीकेशन वगैरह मैंने पुराने लेक्चर में क्लियरली मेंशन किया है, वरना मैं आगे भी इनके एप्लीकेशन आपको बता दूंगी। सारी जितनी भी प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, PVC है, इन सब के एप्लीकेशन मिलते जुलते हैं। ठीक है, और बुना एस बुना एन, इनके एप्लीकेशन मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा प्रॉपर्टी चेंज होने की वजह से एप्लीकेशन थोड़े से अलग हो जाते हैं, उनको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं पॉलीमर कौन कौन से हैं, कैसे आप दिमाग में रख सकते हो। अब हम देखते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर का एक और एग्जांपल। अभी हमने पॉलीमाइड कर लिया है, ठीक है, अब है पॉलीईस्टर। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि मोनोमर को ऐड कर रहे थे और इस टाइप से ऐड कर रहे थे कि उनमें अमाइड लिंकेज बन जाए। अमाइड लिंकेज कब बन रहा था, दिस इज अमाइड लिंकेज, राइट। और ये अमाइड लिंकेज कब बन रहा था, जब एक मोनोमर के पास NH2 होता, नॉट दिस इज अमाइड लिंकेज, राइट। तो एक मोनोमर के पास NH2 होता और एक मोनोमर के पास COOH मतलब एसिडिक ग्रुप होता। ठीक है, हम देख चुके नायलॉन 6, हमने नायलॉन 6 भी देखा। पॉलीस्टर्स सिंपल है, इसमें बहुत सारी, पॉली माने मैनी, बहुत सारी, ईस्टर्स माने ईस्टर लिंकेज बनेंगे। कौन से लिंकेज, ईस्टर लिंकेज। ईस्टर लिंकेज होते हैं क्या, दीज आर ईस्टर लिंकेज। और ये कैसे बनेंगे, एक मोनोमर के पास हो एसिडिक ग्रुप और एक मोनोमर के पास हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो ये आप सिंपली यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो किस टाइप से ईस्टर लिंकेज यहाँ पे बन रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें एक ऐसा मोनोमर चाहिए जिसके पास एसिडिक ग्रुप हो दोनों साइड। यस, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, दोनों साइड, दोनों साइड अगर वो कनेक्शन के लिए फ्री होगा तभी वो पॉलीमर बना पाएगा। और दूसरे मोनोमर के पास हमें क्या चाहिए, अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, वो भी दोनों साइड। तो एक मोनोमर जो ऐसा है वो है टरथैलिक एसिड। क्या है, टरथैलिक एसिड, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज बेंजीन, दिस इज 4 पोजीशन, 1 पोजीशन पे भी COH और 4 पोजीशन पे भी COH। बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे आप टरथैलिक एसिड भी कहते हैं, ये आपका एक मोनोमर हो गया। दूसरा मोनोमर हमें चाहिए जिसमें दोनों साइड OH ग्रुप हो,
वो है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल या फिर इथेन 1,2 डाइऑल। दिस इज इथेन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, डबल बॉन्ड अब आप नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको दूसरा ग्रुप लगाना है, और वो है आपके OHOS हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ठीक है, दोनों मोनोमर रेडी हैं, आपको कनेक्शन बिठाना है, कंडेंसेशन हो जाएगा, H2O निकलेगा, COH का OH ले लेगा, OH का H ले लेगा, H2O हटा देगा, और देखिए यहाँ पे आपका ईस्टर जनरेट हो गया। ऐसे ही ये फ्री साइड है, दिस इज फ्री साइड, दूसरा मोनोमर आएगा जिसके पास OH फ्री होगा, बना लेगा ईस्टर। यहाँ पे देखो OH फ्री साइड है, दूसरा मोनोमर आएगा जिसके पास COOH ग्रुप होगा, ईस्टर बना लेगा, और इस टाइप से पॉलीमर बन जाएगा। यहाँ पे देखो n नंबर ऑफ यूनिट आपने यूज किए हैं। ठीक है, ओके। इसे, इस पॉलीमर को आप टर्लीन या फिर डेक्रोन भी बोलते हैं। डेक्रोन के नाम से ये बहुत बार आ चुका है, आता रहता है। ठीक है, डेक्रोन भी बोलते हैं। ये जो है ना, ये बहुत ही अच्छा फाइबर है। जब भी आपको बहुत ही हाई क्वालिटी के कपड़े बनाने होते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि कोई भी फाइबर आप उसमें मिला रहे हो, फाइबर के साथ साथ थोड़ा सा उसमें डेक्रोन भी मिक्स करते हैं। डेक्रोन अगर मिक्स होता है और जब थ्रेड बनते हैं तो वो इस टाइप का फैब्रिक को जनरेट करता है जिसमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। दिस इज क्रीज रेजिस्टेंट फाइबर है, मतलब आप कितना भी उसको ऐसे कर देना, लेकिन आप जब भी उसको छोड़ोगे उसमें सिलवटें नहीं पड़ेंगी। तो ये हाई क्वालिटी के फाइबर, हाई क्वालिटी के क्लॉथ जो बनते हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड के जो कपड़े बनते हैं, उसमें इसकी मिक्सिंग की जाती है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो अभी तक हमने जो पॉलीमर कवर किए हैं, हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन में पॉलीइथाइलिन कवर कर लिया, PVC कवर कर लिया, ठीक है, हमने बुना N कवर कर लिया, बुना S कवर कर लिया, ठीक है। कंडेंसेशन में हमने नायलॉन 6 कवर कर लिया, हमने नायलॉन 6 कवर कर लिया, और हमने डेक्रोन भी कवर किया है। ठीक है, मैं ये इसलिए रिपीट कर रही हूँ जिससे आपको पता चले कि आप क्या क्या पढ़ते चल रहे हो। ठीक है, तो ये पॉलीमर अभी तक आप कर चुके हो। नेक्स्ट, अभी तक हमने जो देखा, हम स्टार्टिंग की स्लाइड अगर आपको याद है तो मैं आपको एक बार बता दूं, उसमें जो क्लासिफिकेशन था वो था कि सोर्सेस के बेसिस पे, ठीक है, जो हम आपको बता चुके थे। उसके बाद हम आ गए थे ब्रांचेस के बेसिस पे, जो क्लियर था, लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंक। फिर हम आ गए थे एडिशन और कंडेंसेशन, जो हम कवर कर चुके हैं। अब है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मैंने आपको बोला था इसे हम थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि इसका क्वेश्चन आया था। इसका क्वेश्चन आया था डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो इसमें चार थे केसेस। मैं एक बार बता दूं, आपका इलास्टोमर्स था अगर आपको याद हो, इलास्टोमर्स, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। ठीक है, ओके, देखते हैं एक बार इलास्टोमर्स क्या है। इलास्टोमर्स का मतलब होता है जिसमें इलास्टिसिटी हो। इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है कि आपने जैसे उसे स्ट्रेच किया, वो अपने शेप को डिफॉर्म कर ले, और जैसे ही आपने उसका फोर्स रिलीज किया, मतलब आपने अब उसको जो स्ट्रेच कर रखा था उसको छोड़ दिया, वैसे ही वो अपने शेप को रिगेन कर ले। मतलब डिफॉर्म कर रहा है, जैसे ही खींचा शेप खराब, मतलब खिंच गया, जैसे ही छोड़ा वापस से अपनी शेप में आ गया, वो है आपके इलास्टोमर्स। ये कब पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल तब होता है कि खींचने पे जो बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहे हैं, तो जैसे ही आप उसे छोड़े वैसे ही वो बॉन्ड फिर से फॉर्म हो जाए। तो एक चीज तो क्लियर है कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड नहीं हो सकते। कौन से बॉन्ड नहीं हो सकते? कोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड हैं कि अगर आप एक बार उनको तोड़ दो तो आप उसे आसानी से नहीं बना सकते। तो कौन से बॉन्ड होंगे? इसमें ऐसे बॉन्ड होंगे जो इंटरेक्शन के थ्रू जनरेट हो रहे हो, जैसे वांडरवाल फोर्सेस। ठीक है, तो इलास्टोमर्स आर ए स्पेशल क्लास ऑफ पॉलीमर्स नोन फॉर देयर एक्सेप्शनली हाई इलास्टिसिटी। ठीक है, और हाई इलास्टिसिटी इनकी क्यों होती है? बिकॉज ये लूजली पैक्ड होते हैं और हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं, मतलब इलास्टिसिटी क्यों आ रही है? क्योंकि ये बहुत ही लूजली पैक है और इनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। जैसे जैसे ही आप क्या करते हैं, इसकी अनस्ट्रेस्ड फॉर्म है, मतलब अभी आप इसे खींच नहीं रहे हैं, तो इसकी जो चेन है वो कॉइल्ड रहती है और रैंडमली अरेंज्ड रहती है। जैसे ही आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया, मतलब अब आप क्या कर रहे हो, इसको स्ट्रेच कर रहे हो, खींच रहे हो, तो जो
चेन होती है वो अनकॉइल्ड हो गई, मतलब मान लो पहले ऐसे कॉइल हो रखी थी चेन और उसने अपने आप को जोड़ रखा था, ठीक है, जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई किया ये अनकॉइल्ड हो गई, मतलब ऐसे स्ट्रेट फॉर्म में जाने लगी, और जैसे ही आपने फोर्स रिमूव किया वैसे ही ये फिर से कॉइल्ड हो गई, मतलब इस टाइप का इसमें सिचुएशन क्रिएट होता है। तो ये आपके क्या होते हैं, इलास्टोमर्स। फोर्सेस कौन से होंगे इसमें, अभी इलास्टिसिटी क्यों है वो तो बता दिया कि कॉइल्ड है, जैसे आपने खींचा अनकॉइल्ड हुआ, जैसे आपने रिलीज किया फिर से कॉइल्ड हो गया। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं इसमें, तभी तो खींचने पे टूट जाएंगे, और वो है वांडरवाल फोर्सेस। तो चेन कैन स्लाइड पास्ट वन अनदर इजली व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड, जब भी जो चेन होती है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर देती है जैसे ही आप उसे स्ट्रेच करते हैं, जिसकी वजह से इसमें लार्ज इलॉन्गेशन हो जाता है, मतलब खिंचाव हो जाता है, ये खिंच जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी रबड़, जितनी भी रबड़ है सबके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इनमें क्या होता है, वीक फोर्सेस होते हैं वंडरवाल फोर्सेस, और कुछ क्रॉस लिंक्ड भी होते हैं जिन्हें आप क्या कहते हो, एक टाइप के एंकर पॉइंट, मतलब जैसे आप कोई चेन बनाते हो ना तो बीच बीच में ऐसे हुक्के लगा दी जाती हैं उसको और ज्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए, तो इसमें भी क्या होते हैं, कुछ क्रॉस लिंक्ड होते हैं जिन्हें आप एंकर पॉइंट्स कहते हैं, और ये क्या करते हैं, उसको टूटने से बचाते हैं। भाई आप खींच रहे हो सकता है टूट जाए, हाँ बहुत ज्यादा खींच दोगे तो रबड़ भी टूट जाएगी, है ना। तो ऐसे ही इसमें कुछ एंकर पॉइंट्स होते हैं जो उसको ब्रेक होने से बचाते हैं। और फोर्सेस कौन से हैं, सिंपल वंडरवाल फोर्सेस हैं इसमें, कोई भी स्पेशल फोर्सेस इसमें नहीं है। नेक्स्ट इलास्टोमर्स आपने देखा, नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक। इस नाम को समझो एक बार, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक दो आप देखेंगे इसमें, दूसरा साइड नेक्स्ट पेज पे है, वो है थर्मोसेटिंग, वो है क्या, थर्मोसेटिंग। तो जो थर्मा शब्द आ रहा है, थर्मल शब्द, थर्मल माने होता है टेम्परेचर, थर्मल माने होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो दोनों में ही हम क्या देखेंगे, ये टेम्परेचर इफेक्ट के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है कि जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया मतलब आपने हीट किया उसको, और हीट करने के बाद वो प्लास्टिक जैसी प्रॉपर्टी दिखाई, किसकी जैसी, प्लास्टिक जैसी। प्लास्टिक की क्या प्रॉपर्टी है, आपने जैसे गर्म किया पिघल जाती है, ठंडा किया हार्ड हो जाती है, प्लास्टिक की प्रॉपर्टी तो यही है, आप करते भी हो घर पे, एक्सपेरिमेंट करते रहते हो। तो ऐसे पॉलीमर जब आपने उनको हीट किया तो वो अगर हीट करने पे मेल्ट हो जाए, और जैसे आपने उसे कूल किया फिर से हार्ड हो जाए, वो पॉलीमर है थर्मोप्लास्टिक। वही थर्मोसेटिक पॉलीमर क्या है कि जैसे ही आपने हीट किया, एक बार हीट करने पे वो जो है ना सेट हो जाएंगे, उसके बाद तो चाहे आप कूल करो चाहे आप कुछ भी करो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, पॉलीमर डेट सॉफ्टन ऑन हीटिंग, हीट करने पे सॉफ्ट हो गए, और हार्डन और कूलिंग, जैसे आपने कूल किया वैसे ही हार्ड हो गए, रिपीटेडली विदाउट एनी केमिकल चेंज, कोई भी केमिकल चेंज इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपके थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इनमें होते हैं लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड चेन। अभी जो पहला केस देखा आपने इलास्टोमर, उसमें वांडरवाल फोर्सेस थे, अब आ गया दूसरा केस जिसमें लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड चेन है। फोर्सेस इसमें भी बिग वांडरवाल फोर्सेस है, लेकिन जो ब्रांचेस बन रही हैं वो या तो लीनियर होंगी या उसमें कुछ कुछ में ब्रांचेज होंगी, मतलब इसमें भी एक टाइप के कमजोर फोर्सेस ही हैं, जैसे वांडरवाल फोर्सेस, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्सेस, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जैसे ही आप हीट करते हो ये फोर्स क्या करते हैं, कमजोर हो जाते हैं, ये वाले जो फोर्सेस है ये कमजोर हो जाते हैं और मटेरियल आपका सॉफ्ट हो जाता है। और जैसे ही मटेरियल सॉफ्ट हुआ आप किसी भी शेप में उसे डालेंगे, प्लास्टिक क्या करते हैं, आप उसको मेल्ट करके सॉफ्ट करके दूसरे शेप में डाल देते हो, जैसे ठंडा करते हो वो शेप ले लेता है। तो ये मोल्डेबल होते हैं, मतलब जिस मोल्ड में डालोगे उसी का शेप ले लेंगे। जैसे कूल करते हो फोर्स रिफॉर्म हो जाते हैं, वापस से फोर्स जनरेट हो जाते हैं, क्योंकि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन क्या होता है, एक डायपोल, मान लो एक डायपोल और दूसरा डायपोल इंटरेक्शन कर रहा है, जनरेट हो जाएगा आसानी से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, कहीं पे भी आपको H विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ, इंटरेक्शन शुरू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। तो जैसे ही आप कूल करते हो ये फोर्स जो है वो वापस से बनने लग जाते हैं, इनमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है। तो
प्लास्टिक पॉलीमर आपको समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, इन्हें आप थर्मोसेट्स भी बोलते हैं, इस नाम से भी इसको पूछ चुके हैं एक बार। थर्मोसेट्स, थर्मोसेट्स मतलब टेम्परेचर अप्लाई करने पे सेट हो जाते हैं, फिर आपके कुछ भी करने से इनमें कोई भी चेंज नहीं होता है। क्यों होता होगा? क्वेश्चन होता है कि क्यों होता होगा। ऑब्वियस है, आपने अगर टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर बढ़ाने पे इनकी अगर बॉन्ड इस टाइप से टूट जाए, इनके लिंकेज इस टाइप से टूट जाए कि वो लिंकेज दोबारा बने ही नहीं, तो आप कितना भी कूल कर लो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये परमानेंट हार्डनिंग हो जाती है ऑन हीटिंग ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब ये जो आपके पॉलीमर हैं जिन्हें आप थर्मोसेट्स बोलते हैं या थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है इसे आप फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन भी बोलते हैं, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जब ये पॉलीमर बन रहा होता है, इसमें होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें होता है कोवेलेंट बॉन्ड, जिन्हें आप क्रॉस लिंकिंग भी बोलते हैं। क्रॉस लिंकिंग मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में कि एक चेन, दूसरी चेन, तीसरी चेन और ये क्रॉस लिंक हो रखी हैं। ठीक है, तो अगर ये टूट जाए, ठीक है, ये क्रॉस लिंकिंग टूट जाए मतलब कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाए, तो उसके बाद ये वापस से रीजनरेट नहीं होती हैं, जिसकी वजह से ये जो पॉलीमर हैं जिस फॉर्म में आ गए उसी फॉर्म में बने रहते हैं। इन्हें बोलते हैं थर्मोसेट्स। एग्जाम्पल के तौर पे फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन या फिर बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन या इपॉक्सी रेजिन। इपॉक्सी रेजिन पक्का आपने देखा होगा, शॉर्ट्स वगैरह में एक चीज चलती रहती है कि वो क्या करते हैं, चीजों को प्रिजर्व करने के लिए एक वाइट वाइट कलर का लिक्विड डालते हैं और वो लिक्विड फिर सूख जाता है, बिल्कुल हार्ड हो जाता है, शाइनी टाइप का, उसे इपॉक्सी रेजिन बोलते हैं। तो वो भी एक टाइप का यही पॉलीमर है, उसको मेल्ट है वो, जैसे ही वो सेट हुआ, हार्ड हो गया, उसके बाद वो दोबारा मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में कि हम रेजिन रेजिन क्यों बोल रहे हैं, हम तो पॉलीमर पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन रेजिन के नाम से आया था, मैंने रेजिन शब्द इसलिए रखा क्योंकि क्वेश्चन इसी नाम से आया था, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। रेजिन क्या होता है? रेजिन जो टर्म होता है ये यूज किया जाता है सेमी सॉलिड के लिए। सेमी सॉलिड मतलब लिक्विड पॉलीमराइजेशन सब्सटेंस, मतलब वो है पॉलीमर लेकिन लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो एक हार्डनर उसमें डाला जाता है जिससे वो हार्ड हो जाए। ठीक है, अभी इलास्टोमर्स, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर देखने के बाद अब हम देखते हैं फाइबर। ठीक है, तो फाइबर क्या है कि ये एक टाइप से थ्रेड लाइक मटेरियल है, मतलब धागा है ना, वही जब धागा वगैरह कनेक्ट होता चला जाता है, उसका जो वीविंग होता है तभी तो क्लॉथ बनता है ना। ये जो टर्म है फाइबर, इसको लिया गया है एक लैटिन वर्ड से जिसका मतलब होता है फाइब्रा, और फाइब्रा का मतलब होता है थ्रेड या फिलामेंट। ठीक है, तो ये थ्रेड जैसा ही मटेरियल है, इसलिए इसको फाइब्रा, और फाइब्रा से बोल दिया फाइबर। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट फॉर्म है। ठीक है, डिफरेंट क्यों है? पहले जो हम देख रहे थे, जितना भी हमने तीनों केस देखे, इलास्टोमर्स देखा, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग देखा, उनका जो मेन पर्पस था ये था कि कैसे करके हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर स्टिफनेस ये सब दिया जाए। ठीक है, मतलब उसको ये नहीं था कि मतलब फाइबर में, मतलब ये अलग इसलिए है क्योंकि इसमें हमें मतलब जो स्टिफनेस या स्ट्रेचबिलिटी या कितना इसका हार्ड कितना है, उन सब चीज़ों से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें इसको किसी चीज़ में मोल्ड नहीं करवाना है, तो इस वजह से ये उन तीन केसेस से अलग है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें फोर्सेस किस टाइप के हैं, तो इसमें फोर्सेस हैं जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे फाइबर का एग्जांपल हम एक देख चुके हैं, नायलॉन सिल्क जो है वो फाइबर का एग्जांपल है। ठीक है, सेलुलोज, सेलुलोज तो पता ही है, जो हमारे फैब्रिक वगैरह हम कहते हैं ना, प्योर कॉटन के कपड़े चाहिए है ना, तो और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन किस टाइप में होगा? ऐसे पॉलीमर जिसमें पॉलीस्टर बॉन्ड होगा, पॉलीस्टर बॉन्ड ये होता है ना, तो यहाँ पे ये इंटरेक्शन करने लगता है। बर्नेबल फोर्सेस, बर्नेबल फोर्सेस तो सब में काम करते हैं, अगर सरफेस टेंशन अवेलेबल हो सब में काम कर जाते हैं। तो ये आपके
जो क्लासिफिकेशन है फोर्सेस के बेसिस पे वो कंप्लीट हो गया है। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, पॉलीएमाइड हम एग्जांपल ले चुके हैं, नायलॉन 6 डेक्रोन, ये इसमें स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं, पॉलिएस्टर है ना इसलिए। रेयॉन, रेयॉन में क्या होता है, ये रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर है। रेयॉन जो है ना ये सेमी सिंथेटिक फाइबर है एक टाइप से, ठीक है। और ये एक नया है इसमें कैल्वर, ये एंडरामिड फाइबर है, और जिससे क्या होता है बुलेट प्रूफ मटेरियल बनता है, क्योंकि इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हाई होता है। तो ये मेरी तरफ से यहाँ पे क्लासिफिकेशन खत्म हो गया है। अब नया टॉपिक हमारा शुरू होने वाला है, और वो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। मतलब पॉलीमर, अब ये जब आपने देखा उसमें नेचुरल देखा, सिंथेटिक देखा, सेमी सिंथेटिक देखा, अब एक नई कैटेगरी है और इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है, और वो कैटेगरी है आपकी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर मतलब ऐसे पॉलीमर जो बायोडिग्रेडेड हो जाए, ठीक है। मतलब पॉलीमर डेट डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे, जैसे बैक्टीरिया, फंगई, एल्गी, इनसे अगर पॉलीमर बायोडिग्रेडेड हो जाए तो वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हो जाएंगे, ठीक है। और क्या करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या करते हैं, पॉलीमर को डिकम्पोज करना शुरू करते हैं और CO2, H2O, बायोगैस, मतलब नॉन टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये स्पेशल कैटेगरी है, और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कोई भी चीज अगर बनाई जाती है तो कोशिश की जाती है कि वो समय के साथ एंड हो जाए। जैसे प्लास्टिक अगर है, प्लास्टिक, कितना ज्यादा प्लास्टिक स्टोर होता चला जा रहा है, लेकिन वो बायोडिग्रेड होता ही नहीं है ना। अगर जमीन के नीचे दबा हुआ है या मिट्टी के नीचे दबा हुआ है तो सालों तक दबा हुआ ही है, वो अपने आप नहीं खत्म होगा, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या कर रहा है, टॉक्सिसिटी फैला रहा है। तो ऐसे पॉलीमर जो समय के साथ बैक्टीरिया की हेल्प से, फंगई की हेल्प से, एल्गी की हेल्प से, या किसी भी प्रोसेस के थ्रू अपने आप ही खत्म हो जाए, ठीक है। मतलब किसी भी माइक्रोबियल या फिर इंजाइमेटिक डिग्रेडेशन के थ्रू अगर वो डिकम्पोज हो जाते हैं तो वो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है। इसमें नेचुरल पॉलीमर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे सेलुलोज है, पेपर वगैरह हम कहीं पे भी ऐसे फेंक देते हैं, छोड़ छोड़ बोलते हैं ठीक है बायोडिग्रेडेबल है, अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्टार्च, प्रोटीन, तो ये जो हमारे जो नेचुरल पॉलीमर है वो इसीलिए अच्छे हैं क्योंकि वो तो पहली बात तो हमें नेचर नेचर से मिल रहे हैं, हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा। दूसरा, वो अपने आप बायोडिग्रेडेबल भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ पॉलीमर बनाए भी जाते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर भी हैं जे जो आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि बनाए जा रहे हैं ऐसे जो बायोडिग्रेडेबल हो जाए, जिसका एग्जांपल है PHB, PLA, PCl, PHPV। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अभी देखने को लग रहा होगा, लेकिन जरा आगे हम एग्जाम्पल को लेके समझते हैं, बहुत आसान तरीके से आप इसको दिमाग में सेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है PLA। PLA पॉलीलैक्टिक एसिड, ठीक है। पॉली शब्द तो हमें पता ही है, अगर पॉलीमर बनेगा बहुत सारे मोनोमर जुड़ेंगे तो पॉली शब्द तो आएगा ही, इसको छोड़ दो। फिर है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है ये, लैक्टिक एसिड क्या है आपका, OH CH CH3 COOH, ये आपका लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड आपने सुना होगा, जब भी आप कैरल कंपाउंड पढ़े होंगे तो आप ऐसा सुने होंगे कि एक ऐसा कार्बन जिसके चारों जो ग्रुप हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो, तो ये एक एग्जांपल हमेशा वहां ले लिया जाता है लैक्टिक एसिड का, है ना। तो यहाँ पे एक कार्बन, ये कार्बन है जिसके चारों ग्रुप अलग अलग चाहिए, जिसमें एक CH3 है, एक H है, एक OH है और एक COOH है। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला आपको अब दिमाग में सेट हो जाएगा। आपको करना है इसको पॉलीमराइज। जब आपको इसको पॉलीमराइज करना है तो पहली बात तो आपको n नंबर ऑफ चाहिए, n नंबर ऑफ मोनोमर चाहिए, तभी तो पॉलीमराइज होगा, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट, पॉलीमराइज करने के टाइम पे आप हमेशा जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लेफ्ट राइट रखो। अभी तो आपने इसको ऐसे लिख लिया, कोई बात नहीं कैसे भी लिख लो, लेकिन जब पॉलीमराइज कर रहे हो तो एक साइड रखो OH और एक साइड रखो COOH। यही तो फंक्शनल ग्रुप है, यही तो लेफ्ट राइट जुड़ेंगे तभी तो पॉलीमर बनेगा, ठीक है। तो जो OH है
ये दूसरे मोनोमर के COOH के OH ले लेगा तो यहाँ पे इसका O रह गया। दूसरा वाला ये COH है, इसका OH चला जाएगा, यहाँ CO रह गया। तो ये आपका क्या बन गया? PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड, जो एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है। तो PLA अगर याद है आपको, पॉलीलैक्टिक एसिड, तो आप आसानी से इसको बना सकते हो। ठीक है। दूसरा PCl, P माने पॉली और Cl है यहाँ पे कैप्रोलैक्टोन। कैप्रोलैक्टोन, थोड़ा सा दिमाग में अगर कुछ याद आ रहा हो कैप्रोलैक्टम, तो थोड़ा सा आप कंपेयर करना। कैप्रोलैक्टम एंड कैप्रोलैक्टोन बोथ आर डिफरेंट थिंग। कैप्रोलैक्टम जो आप पढ़े थे वो आपने पढ़ा था नाइलॉन 6 में, वो साइक्लिक अमाइड था। क्या था वो? साइक्लिक अमाइड। और ये साइक्लिक ईस्टर है। उसमें सेम है, आपको 6 मेंबर रिंग बनानी है पर जोड़ना नहीं है, ऐसे करके कनेक्ट कर देना है, 7 मेंबर्ड हो गई। लेकिन उसमें क्या था? यहाँ पे NH था और यहाँ पे क्या है? O है। NH अगर होगा तो वो साइक्लिक अमाइड हो जाएगा, जिसे कैप्रोलैक्टम बोलते हैं। और यहाँ पे ईस्टर है तो ये O आ जाएगा। ठीक है, इतना सा अंतर है बस। N मॉलिक्यूल ले लो, पॉलीमराइज करवा दो। पॉलीमराइज करवाओगे तो ये O है, O आएगा। 5 CH2 है, 1 2 3 4 5 CH2 हो गए। ये CO है, CO आएगा, N नंबर मॉलिक्यूल से पॉलीमराइज हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा इसमें रटने वाला कुछ है। PCl अगर याद है तो पॉलीकैप्रोलैक्टोन आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। तो हमने देख लिए दो। पहला देख लिया हमने पॉलीलैक्टिक एसिड PLA, दूसरा देख लिया पॉलीकैप्रोलैक्टोन PCl। ठीक है। नेक्स्ट हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है PHB। P तो पॉली के लिए है, HB हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। ठीक है, तो ये क्या है? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। तो H फॉर हाइड्रोक्सी, B फॉर ब्यूटेरेट। ओके, इसमें मोनोमर क्या होगा? ऑब्वियस है, यही मोनोमर होगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, क्योंकि पॉली है तो बहुत सारे ये लगे होंगे तब। अब बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट कैसे बनाओगे? तो ये इसका जो मोनोमर होता है वो होता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड। तो ब्यूट है तो 4 कार्बन होंगे, कोई बात नहीं, 4 कार्बन हो गए। 3 हाइड्रोक्सी है मतलब 1 2 3, तीसरी पोजीशन ले लो, तीसरी पोजीशन पे OH लगा दो। एसिड है तो पहली पोजीशन पे COOH रहेगा। आप अलग से COH जोड़ना नहीं है, वो जो पहला कार्बन है ना उसी में लगेगा, वो पूरा फंक्शनल ग्रुप है, उसमें C1 कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। आप इसके n नंबर ऑफ मोनोमर ले लेंगे। ऑब्वियस है, दो फंक्शनल ग्रुप हमको दिख रहे हैं, पहला OH दिख रहा है, दूसरा COH दिख रहा है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जब भी OH और COH होता है तो हमेशा क्या बनता है? ईस्टर लिंकेज बनता है। तो यहाँ पे ईस्टर लिंकेज इस टाइप से बनेंगे और यहाँ पे PHB का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका PHB। एक और नई चीज ऐड हो गई। इतना तो हम देख चुके हैं पहले, PHB हम देख चुके हैं, एक नई चीज और ऐड हो गई, वो है B। तो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को सबसे कुछ याद आ रहा है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या फिर आप एडिशन पॉलीमराइजेशन। को शब्द, दो शब्द बताए थे मैंने, होमो और को। अगर मोनोमर सेम हो तो होमो, अगर मोनोमर डिफरेंट हो तो को। ठीक है, तो को शब्द का मतलब है यहाँ पे मोनोमर अलग अलग। तो पहला मोनोमर क्या है? बिल्कुल पहले वाला मोनोमर है जो अभी आप देख के आए हो PHB में, क्या है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ये मोनोमर है पहला। दूसरा मोनोमर है आपका B। अब ये B क्या है? B है बेलेरेट। बेलेरेट क्या है? 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनोइक एसिड। तो सिंपल है बिल्कुल वैसे ही, पर यहाँ पे पेंट आ गया है तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। नंबरिंग COH से होगा, इसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है, 1 2 3। जो COH है वो तो एसिडिक ग्रुप लग ही गया C1 से, और तीसरे नंबर पे OH। बिल्कुल सिंपल है, इसी की तरह है जो आप अभी करके आए हो, बस इसमें 5 कार्बन लग जाने हैं। बस यहाँ पे एक और
कनेक्ट हो गया है, मतलब एक CH2 बीच में और लिंक हो गया है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों का कंडेंसेशन करा देना है और पॉलीमर बना लेना है। फंक्शनल ग्रुप हमको साफ साफ दिख रहे हैं, OH COH OH COH। तो एक का COH का OH, दूसरे का OH का H, निकल जाएगा क्या, वाटर, ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बन गया आपका पॉलीमर। देखो ये पॉलीमर बनाने में आपको कुछ मेहनत नहीं लगेगी। आपने अगर ये स्ट्रक्चर सही ड्रॉ किए हैं तो आप लोग क्या करना है, बस यहाँ पे लिंक बना देना है। ये लिंक बना दोगे, ब्रैकेट में क्लोज कर देना, एंड फ्री रखना फर्दर कनेक्टिविटी के लिए, और एन ले लेना नीचे। ठीक है, और एन 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 वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर देना। ठीक है, हो गया। एग्जाम्पल सारे हो गए, बहुत आसान थे। पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉली कैप्रोलैक्टोन, PHB, PHBV। ठीक है, नाउ मैकेनिज्म कैसे काम करती है, कि होता क्या है, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको ब्रेक कर देता है, ये क्वेश्चन दिमाग में आता है। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें डिग्रेडेशन पाथवे होता है। डिग्रेडेशन पाथवे क्या, जितने भी अभी आपने देखे, आपने एक चीज देखी होगी, उन सारे सिंथेटिक पॉलीमर जो बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर थे, उन सब में ईस्टर या अमाइड लिंकेज है। ये जो ईस्टर, अमाइड या एनहाइड्राइड लिंकेज जो होते हैं, ये अनस्टेबल बॉन्ड होते हैं। क्यों अनस्टेबल होते हैं, अगर इनके हाइड्रोलिसिस हो जाए समहाउ तो ये इजीली टूट जाते हैं। जैसे मान लो ये आपका ईस्टर लिंकेज है और ये आपका अमाइड लिंकेज है। ठीक, तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फंगई, बैक्टीरिया, एल्गी, कुछ भी अगर हाइड्रोलिसिस करा दे, हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होता है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो माने हाइड्रा की हेल्प से, मतलब वाटर की हेल्प से, लिसिस माने ब्रेकिंग। और हाइड्रा तो इजीली अवेलेबल हो ही जाता है, मॉइस्चर हो, इन्वायरमेंट हो, सब में वाटर अवेलेबल रहता ही है ना। तो हाइड्रा मतलब वाटर अगर अवेलेबल है और उनके थ्रू अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो इसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो सिंपल यहाँ पे क्या होता है, मान लो H2O में क्या होगा, HOH होगा, तो इसके पास OH आ गया, इसके पास H हो गया, ये क्लीव हो गए, ये क्लीव हो गए, इसके पास OH आ गया और इसके पास H आ गया, ये NH2 हो गया, क्लीव हो गया। तो ये सिंपल बॉन्ड क्लीव हो जाते हैं इस टेरामाइट के, इसलिए इजिली हाइड्रोलिसिस यहाँ पे हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेड हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो गया पॉलीमर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल सी मैकेनिज्म है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की। इसके एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि पहली बात तो ये बायोडिग्रेडेबल है, यही इसका सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है। तो अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मेडिकल या हेल्थ केयर है उसमें ये कैसे एप्लीकेबल है। सबसे पहले एब्जॉर्बेबल स्ट्रेचर्स, मतलब पहले स्टिचेस जो लगाए जाते थे वो थ्रेड के लगाए जाते थे। जैसे कहीं पे भी कट लग गया तो इस दोनों स्किन को बाइंड करने के लिए थ्रेड से उसको सिलते थे, और बाद में जब आपको लगता था कि हाँ घाव भर गया है तो उसको खुलवाते थे। अभी क्या हो रहा है कि ऐसे स्टिचेस, ऐसे मटेरियल से ये लगाते हैं कि जैसे ही ये हील हो जाए वैसे ही समय के साथ ये जो आपके टाँके लगे हैं ये अपने आप बायोडिग्रेडेबल होते हैं, अपने आप ही घुल जाते हैं। ठीक है, जैसे जो ऑपरेशन के थ्रू बेबीज वगैरह होते हैं उसमें इंटरनल जो स्टिचेस दिए जाते हैं वो बायोडिग्रेडेबल ही दिए जाते हैं। बाहर थोड़े से जो कनेक्ट जॉइंट वगैरह कनेक्ट किए जाते हैं वो थ्रेड वगैरह से करते हैं, क्योंकि आप अगर स्टिचेस हटाओगे तो अंदर दोबारा तो खोलोगे नहीं, तो अंदर वाले समय के साथ अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। दूसरा, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब अगर आपको किसी बॉडी के अंदर या किसी टारगेट ड्रग एक्टिव मॉइटी पे अपना ड्रग पहुंचाना है, ठीक है, तो हम अपना ड्रग ड्रग क्या होता है, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, तो हम ऐसे तो केमिकल कंपाउंड नहीं डाल सकते, हमें उसे बॉडी में डिलीवर करवाना पड़ता है, तो हमें उसे किसी चीज के अंदर इंक्लोज करना पड़ता है, किसी कैप्सूल के अंदर डालना पड़ता है। तो कैप्सूल जिसके अंदर उसको भरना है ड्रग को, वो लिया जाता है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का, जिससे कि बॉडी के अंदर जाते वो भी डिकम्पोज हो जाए, है ना। ऐसा तो है नहीं कि ड्रग तो पहुंच गया और जो लेके गया वो प्लास्टिक बन के बैठा हुआ है बॉडी के अंदर, ऐसा नहीं है। तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेरी इम्प्लांट्स, टेम्परेरी इम्प्लांट्स मतलब
जैसे मैंने अभी आपको बताया ये स्टिचेस वाला केस, ऐसे और केस होते हैं, जैसे कभी बोन्स वगैरह टूट जाती है तो वहाँ पे स्क्रू वगैरह भी इसके यूज किए जाते हैं। इसकी प्लेट्स वगैरह भी, जैसे मान लो बोन्स को एक शेप देना है, तो बोन्स में इनका कनेक्शन बिठा दिया, तो बोन्स जैसे ही सेट हो गई टाइम के साथ ग्रो करके, तो वैसे ही ये जो आपकी प्लेट्स या जो स्क्रू सपोर्ट के लिए लगाए हैं वो भी डिकम्पोज हो जाए टाइम के साथ, और हमें वापस से ऑपरेशन करके वो स्क्रू प्लेट्स या पिन निकालनी ना पड़े। ठीक है, तो उस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, इसका मेडिकल हेल्थ केयर में बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। पैकिंग मटेरियल ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉलीमर है, तो मेडिकल और हेल्थ केयर में इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। पैकिंग में भी इसका यूज हो जाता है, फूड पैकेजिंग फिल्म वगैरह, ये ट्रेस वगैरह बन जाती हैं, कैरी बैग वगैरह भी बनते हैं, जो है कप्स वगैरह, प्लेट्स, ऐसी कप प्लेट जो डिकम्पोज हो जाए। ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिव रहती हैं ये सब, क्योंकि इनका क्वालिटी हाई रहता है ना, क्योंकि ये इतने एक्सपेंसिव पॉलीमर से जो बन रही हैं। नाउ नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में इसका किस टाइप से यूज होता है, पहले आप देखोगे मंच फिल्म्स, मतलब जो सॉइल होता है ना उसके मॉइस्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, एक फिल्म की मतलब लेयरिंग की जाती है। ठीक है, तो वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की बनाई जाती है, इस वजह से ना कि सॉइल कंटामिनेट नहीं हो। ठीक है, और टाइम के साथ जो आपका पॉलीमर है वो भी डिकम्पोज हो जाए। नाउ कंट्रोल्ड फर्टिलाइजर रिलीज, जैसे ड्रग डिलीवरी सिस्टम पड़ा था ना, ऐसे सॉइल के लिए भी कंट्रोल फर्टिलाइजर रिलीज के लिए इसका यूज किया जाता है। सीड कोटिंग, सीड पे जो कोटिंग वगैरह रहती है ना, उसमें केमिकल की कोटिंग की जाती है, तो उसमें बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की भी कोटिंग की जाती है, जिससे कि जो सीड है ना उसको मतलब प्रोटेक्ट किया जा सके इनिशियली, और जैसे ही उसको आप जर्मिनेट करवाना है, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका जो पॉलीमर की कोटिंग है वो डिग्रेडेड हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, और फिर क्या होगा, उसका जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। तो सीड जो है ना उसको लंबे समय तक प्रोटेक्ट करके रखा जा सकता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन अगर हम देखें तो टिश्यू इंजीनियरिंग में भी, ठीक है, रीजनरेटिव मेडिसिन में भी, जैसे आर्टिफिशियल स्किन है ना, आर्टिफिशियल स्किन और कार्टेज या बोन रीजनरेशन, ये जो मैंने बताया था आपको, बोन वगैरह रीजनरेट करने में, उसको फिक्स करने में हेल्प रहता है। वुड हीलिंग जो मैंने आपको स्टिचेस वाला बताया था, तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन है। तो ये इस टाइप से